हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपकी जियोग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। 11th क्लास की एनसीईआरटी जिसमें आपको फिजिकल जियोग्राफी के बारे में बताऊँगा। ये जियोग्राफी की क्लास है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अभी आज पेपर हुआ है आपका 2022 के आईएएस प्रीलिम्स का पेपर था, उसमें भी आप देख लीजिए काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम को 6 बजे तक की क्लास जो होगी आपकी आईएएस प्रीलिम्स की आंसर की या सॉल्यूशन क्लास में करने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ उसके लिए तैयार रहना। कल यानी सोमवार को शाम को 6 बजे सॉल्यूशन क्लास में बनाऊँगा, केवल जीएस की ही क्लास बनाऊँगा, ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है पृथ्वी, और उसमें चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे चीज़ों को हम बहुत सरलतम रूप में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि आपने वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट डू यू आर। बचपन में तारों से भरी रातों में हमेशा आकर्षित करते थे। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न दिमाग में आए होंगे। सही बात है, आप जब बचपन में तारे देखते थे तो कई लोग कहते थे कि तारे जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी, ये सब तारे बन जाते हैं मरने के बाद। ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ आप जानते होंगे, सुने होंगे। तो इसमें बताने की बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बताने की इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप बहुत जानकार हो गए हो, अब काफ़ी बड़े भी हो गए हो। कुछ इस तरह के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है, इन तारों के प्रश्न भी कई प्रश्न के दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में हम इन्हीं टिमटिमाते तारों का अध्ययन करेंगे। पहली बात है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो पहला टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे बहुत कम पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा इसके प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिकों के अनेक परिकल्पनाएं हैं, ठीक है? कोई एक परिकल्पना नहीं, अनेक परिकल्पना है। इसमें से प्रारंभिक और लोकप्रिय मत दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट, जिन्होंने 1796 में गणितज्ञ लाप्लास के सिद्धांत पे संशोधन करके प्राप्त किया, जो निहारिका परिकल्पना थी। निहारिका परिकल्पना को इन्होंने संशोधित करके इमैनुअल कांट ने इसको देने की कोशिश किया। इसके बारे में देखते हैं क्या कहा था इमैनुअल कांट ने। इनकी परिकल्पना के अनुसार, इनके अनुसार क्या है भाई, लिखा गया है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित थे। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड के अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार निकला। कौन कह रहे हैं ये? चैम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार ये चीज़ कह रहे हैं। आकार कुछ पदार्थों से मिलकर अलग हो जाता है, ठीक है? जब सूर्य से दूर चला जाता है, जब वह तारा सूर्य से दूर चला जाता है, सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगता है या धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों का रूप ले लेता है। पहले सर जेम्स जीन और सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन दिया। कौन कौन समर्थन दिया? आपके स्क्रीन पे मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। इन्होंने इनका समर्थन दिया इस सिद्धांत का, ठीक है? यद्यपि कुछ समय बाद सूर्य के साथ एक और साथी तारा होने की बात मानी गई, जिसे द्वैत तारा सिद्धांत कहा गया। द्वैत तारा मतलब दो तारों का सिद्धांत ना, दो ताराओं से बना पृथ्वी का निर्माण। इससे ये पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ पूरे ग्रह मंडल के निर्माण की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? 1950 में आटो सिमिड ने व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर
ने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने के कारण चपटी तस्करी के रूप की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। अभिव्यक्त प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह के आप समझिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन में बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। जैसे ये तारा था ना, कुछ लोग कह रहे हैं ये सूर्य जो था, सूर्य से एक तारा इसके पास से गुजरा, एक और तारा एक पास से गुजरा, जिसके कारण इससे छल्ले नुमा एक आकृति निकली जो इसके सूर्य के चारों तरफ घूमने लगी, ग्रहों का निर्माण हो गया। किसी ने कहा कि नहीं भैया ये बात नहीं है। किसी ने कहा कि ये सूर्य था, सूर्य के किनारे किनारे बहुत सारे गैस हाइड्रोजन ये सब टहल रहे थे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के आकर्षण बल के कारण ये क्या किए, एक तस्करी के रूप में नाचने लगे और धीरे धीरे इनका संघनन होने लगा और संघनन होने के पश्चात ये एक ग्रह का निर्माण कर लिए। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में? सर्वमान्य सिद्धांत ये है कि बिग बैंग का सिद्धांत अभी तक का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो क्या लिख रहे हैं? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1920 में एडविन हम्बल के प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या दिया कि इन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका विस्तार हो रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इसमें देखिए क्या लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ क्या है। ठीक है, गुब्बारा लीजिए, उस पर कुछ निशान लगाइए, आकाश गंगाएं मान लीजिए। अब गुब्बारे को फुलाते जाइए। ये गुब्बारे, निशान लगे गुब्बारे फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते चले जाएंगे। समझिएगा। अब मैं फिर से यहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, बिग बैंग सिद्धांत क्या कह रहा है कि एक छोटे से गोलानुमा आकार में पूरी ब्रह्मांड जो था एक गोलानुमा आकार में था। पता नहीं क्या हुआ कि ये फट के पूरा विस्तारित हो गया। फट गया, मान लो विस्फोट होने के बाद इतना बड़ा हो गया। ठीक है, विस्तारित हो गया। अब ये लगातार विस्तार कर रहा है, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे वो हैं गैलेक्सियाँ हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, जिसको मंदाकिनियाँ कहा जाता है। अब ये जैसे गुब्बारे की तरफ फूलोगे ना, तो ये आकाश गंगाएं भी बढ़ेंगी और ये एक दूसरे से दूर भी जाएंगी। तो इसी से कहा जाता है कि ये आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो गया। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं बढ़ रहे हैं। चिन्ह स्वयं बढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या करें, चिन्ह स्वयं बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। आकाश गंगाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। गुब्बारे का उदाहरण एक आंशिक रूप मान्य है। ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार एक चित्र दिया गया है। इसके बारे में अब यहाँ पे छोटा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभी हम देखते चलेंगे। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बने हैं अति छोटे गोलक, क्या भाई क्या लिख रहे हैं, अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान और घनत्व अनंत था। तापमान और घनत्व अनंत था। पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु मात्र सोर्स में एकाकी परमाणु के रूप में वो था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। क्या हुआ, भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार के विस्फोट की प्रक्रिया बहुत बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास था कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 13.7 वर्ष
वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो रही है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड में के अल्पांश में अंतर क्या बोल रहा हूँ मैं विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार धीरे हो गया। कहना चाह रहे हैं कि जो विस्तार था ना वो 1 सेकंड तक सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा बृहद विस्तार हुआ। उसके बाद गति क्या हो गई, विस्तार की गति धीमी हो गई, मतलब बहुत कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुक पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा, यद्यपि ब्रह्मांड के भीतर संबंधी अनेक परमाणुओं के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के पक्षधर हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही है।